आओ मिलकर ज्ञान की गंगा बहाएं। इसी टैगलाइन के साथ रमोनिका क्लासेज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आनुवांशिकी पर वीडियो सीरीज का दूसरा अध्याय आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेंडलवाद, वंशागति के मूलभूत सिद्धांत। इस अध्याय को हम दो पार्ट में पब्लिश करेंगे, जिसका पहला पार्ट आपके सामने मौजूद है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर की आउटलाइन देखते हैं। हम क्या क्या पढ़ेंगे। मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। हम मेंडल की सफलता के बारे में देखेंगे। मेंडल की जीन कौन कौन से गुणसूत्र पे स्थित थी, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। मेंडल के वंशागति के नियम का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी देखेंगे। बाकी जो पार्ट है वो हम सेकंड वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। शुरू करते हैं। यहाँ हम चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है उसको रिवाइज करते हैं। ब्रीफ में हम देखते हैं। जेनेटिक्स का जन्म 1866 में माना जाता है, क्योंकि इसी वर्ष में मेंडल ने अपना पेपर पब्लिश किया था और मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। दूसरा देखते हैं, मेंडल के नियमों की पुनः खोज 1900 ईस्वी में हुई थी। बेटसन ने 1905 में जेनेटिक्स टर्म दी थी। 1910 में जॉनसन ने जीन शब्द दिया था। 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। जीन एक आनुवांशिक कारक है। प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कायी कोशिका में एक लक्षण के लिए जीन के मिनिमम 2 युग्म पाए जाते हैं, जिसको हम एलील कहते हैं। यानी जीन की 2 कॉपी पाई जाती है, 2 एलील होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। आगे देखते हैं। एक ट्रेट एक जीन युग्म द्वारा कंट्रोल होता है, सामान्यतः ये सामान्य रूल है। इसके कुछ अपवाद है, जैसे पॉलीजेनिक ट्रेट, यानी एक ट्रेट कई जीन द्वारा कंट्रोल होता है, उसको पॉलीजेनिक ट्रेट कहते हैं। प्लियोट्रोपिक जीन किसको कहते हैं? जब एक जीन के द्वारा बहुत सारे लक्षण कंट्रोल होते हैं तब उसको प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। 1 कॉपी ऑफ क्रोमोजोम, 1 कॉपी ऑफ एवरी जीन। गुणसूत्र की एक कॉपी बराबर प्रत्येक जीन की एक कॉपी, और प्रत्येक जीन की सिंगल कॉपी यानी हैप्लॉइड सेल। ये सारी चीजें एक साथ हम देख सकते हैं। एक हैप्लॉइड सेल में प्रत्येक गुणसूत्र की एक कॉपी होती है, प्रत्येक जीन की भी एक कॉपी होती है, और प्रत्येक जीन का एक एलील होता है। और हम डिप्लॉइड सेल की बात करते हैं तो वहां पे प्रत्येक गुणसूत्र जोड़े में पाया जाता है, प्रत्येक जीन की 2 कॉपी होती है, और वो 2 एलील होते हैं। यानी प्रत्येक जीन के दोनों एलील एक द्विगुणित कोशिका में उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं, 2 यदि आइडेंटिकल एलील यानी एक जीन के दोनों एलील समान है तब हम उसको होमोजाइगस कहते हैं, और एक जीन के दोनों एलील यदि अलग अलग है तब हम उसको हेट्रोजाइगस कहते हैं। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है, हमने पिछले चैप्टर की हम इसमें देखे, क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे तो इन चीजों का हमें ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आगे चलते हैं। जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवांशिकी के पिता। आपको जानकर हैरानी होगी, इन्होंने अपने जीवन काल में जितना भी काम किया, किसी ने भी इनको इनके कार्य को महत्ता नहीं दी, इम्पोर्टेंस नहीं दी। ऐसे बहुत कम संसार में वैज्ञानिक पैदा हुए जिनको उनके जीवित रहते कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी। उनके मरने के कई सालों बाद में जब वैज्ञानिकों ने वापस खोज की तब जाके उनको महत्ता दी गई। उनमें से मेंडल भी आते हैं। मेंडल एक पादप वैज्ञानिक है। ऑगस्टीन के अनुयायी थे ये।
इन्होंने वंशागति के नियमों की खोज की। इन्होंने क्या किया? मटर के पौधे पे कार्य किया। 1856 से लेके 1863 के बीच में मटर के पौधे पे कार्य किया और अपने सारे निष्कर्षों को, सारे अनुसंधान को 1865 में ब्रूनो नेशनल साइंस सोसाइटी की मीटिंग में प्रस्तुत किया। हालांकि किसी ने उस समय मेंडल के अनुसंधान में रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद में 1866 में वही मेंडल का कार्य एक पेपर के रूप में पब्लिश हुआ, लेकिन तब भी किसी ने कोई रुचि नहीं दिखाई। और समय के साथ 1884 में मेंडल ने इस संसार को छोड़ दिया था। 1884 से लेके 1900 कितने साल हो गए? लगभग 16 वर्षों तक मेंडल के कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई, किसी ने नहीं ध्यान दिया। 1900 ईस्वी में मेंडल की किस्मत चमकती, वो भी मरने के बाद में। 3 पादप वैज्ञानिक हुगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस, सेनमार्क ने अपने अपने अनुसंधान में मेंडल के समान ही निष्कर्ष निकाले और इन्होंने अपने निष्कर्ष को मेंडल के नियम के रूप में महत्ता दी या पहचान दी। और इन्हीं 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। अब हम बात करते हैं मेंडल की सफलता के पीछे क्या कारण है। ऐसे कौन से फैक्टर थे जो मेंडल को आगे चल के सफलता मिली? हाँ, उनको उसके जीवन काल में रहते हुए सफलता नहीं मिली, जीवित रहते हुए नहीं मिली, लेकिन जब बाद में वैज्ञानिकों ने इनके कार्य की ओर ध्यान दिया तो वो आश्चर्यचकित रह गए। फिर उनके कार्य को सफलता मिली। तो ऐसे कौन से कारक थे उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला सफलता का मुख्य कारण उसके द्वारा चयन किया गया एक्सपेरिमेंटल प्लांट गार्डन या पायसम सेटाइम या मटर का पौधा। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मटर का पौधा। क्यों मटर का पौधा सबसे इम्पोर्टेंट था, देखते हैं। सबसे पहले तो ये आसानी से लगाया जा सकता है और मेंडल के पास उद्यान और हरित गृह दोनों की सुविधा थी। उनके पास मोनेस्ट्री गार्डन और ग्रीन हाउस दोनों उपलब्ध थे, तो उनको आसानी हो गई मटर का पौधा लगाने में। दूसरी बात, मटर का पौधा आसानी से वृद्धि करता है, जल्दी वृद्धि करता है और केवल एक मौसम में या एक सीजन में अपनी संपूर्ण वृद्धि कर लेता है। यानी एक सीजन में वो फल भी दे देता है, फूल पत्ते सब निकाल लेता है, सारा अपना जीवन काल एक सीजन में पूरा कर लेता है। हाँ, उस समय एक साल ज़्यादा नहीं लगती। आज के टाइम में एक साल तक वेट नहीं कर, साइंटिस्ट एक साल तक वेट नहीं करते हैं। और कई ऐसे टेक्निक्स आ गए, टूल्स आ गए जिससे हम जल्दी रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन मेंडल को अपना कार्य प्रकाशित करने की कोई जल्दी नहीं थी। उनके अंदर धैर्य था, पेशेंस था। आज के टाइम में हमारे पास पेशेंस की बहुत कमी होती है, जिसके कारण हमें उचित सफलता नहीं मिल पाती है, अपेक्षित सफलता हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो मेंडल के कार्य से भी हम एक प्रेरणा ले सकते हैं कि किसी भी कार्य करने के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। धैर्य रखिए और समय के साथ उसी कार्य में अविरत रूप से लगे रहिए, आपको एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। तो मेंडल की सफलता के पीछे एक ये भी कारण था कि उन्होंने धैर्य रखा, कई सालों तक मटर के पौधे पे कार्य किया। कई पीढ़ियां उन्होंने एक लक्षण का परीक्षण करने के लिए कई पीढ़ी तक वेट किया। उसने फॉलो किया कई सालों तक मेंडल के लक्षणों को, उनका परीक्षण करने में, निष्कर्ष निकालने में। अगले फैक्टर की बात करते हैं, अगले कारण की बात करते हैं।
मटर का पौधा उभयलिंगी पौधा होता है, यानी इसके फूलों के अंदर नर व मादा दोनों अंग उपस्थित होते हैं। तो इसके अंदर स्वनिर्जसन क्या कराया जा सकता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होता है, जिसमें एक ही फूल के नर और मादा युग्मक एक दूसरे के साथ मिलकर बीज पैदा करते हैं। इसी खासियत के चलते मेंडल ने प्योर जनरेशन या प्योर ब्रीडिंग स्ट्रेन प्राप्त की थी, यानी सच्चे प्रजनन वाले उपभेद या पीढ़ियां उन्होंने प्राप्त कर ली। स्व प्रजनन करा करा के उन्होंने शुद्ध, जैसे पौधे की लंबाई की बात करें तो शुद्ध पौधे प्राप्त कर लिए, शुद्ध बौने पौधे प्राप्त कर लिए। उन्होंने क्या किया, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, कुछ पौधे लिए जो सारे लंबे हैं, उनके बीच में संकरण करवाया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया, तो उसके अंदर सारे पौधे लंबे प्राप्त नहीं हुए, कुछ बौने पौधे भी प्राप्त हुए। तो उन्होंने बौने पौधे को फिर अलग कर दिया, फिर लंबे पौधे को एक जगह करके फिर उनके बीच में संकरण करवाया। तो फिर लास्ट में जाके उनके पास जितनी बार संकरण करवाया सारे शुद्ध पौधे, शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो ऐसे करके उन्होंने शुद्ध प्रजातियां प्राप्त कर ली थी, जिसके कारण प्रत्येक एक विशेष लक्षण को आराम से वो पहचान सकता था कि ये सारे शुद्ध पौधे हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण कारक था। नेक्स्ट कारण की बात करते हैं। मटर के पौधे के द्वारा संतानों की बड़ी संख्या भी एक कारण थी। मटर का पौधा बहुत सारे बीज उत्पन्न करता है। संतान का मतलब यहाँ बीज है, बहुत सारे बीज उत्पन्न करता है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारक था। तो उन्होंने बहुत सारे डाटा प्राप्त कर लिए थे इससे। जब कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो हमारा डाटा जितना लंबा होता है, हमारे पास रिजल्ट्स जितने ज़्यादा उपलब्ध होते हैं, उतना ही हमारा जो हाइपोथेसिस होती है उतनी ज़्यादा सही साबित होती है। ये तो मटर के पौधे की बात हुई। मटर के पौधे की कौन कौन से गुण हैं जिसके कारण मेंडल को सफलता मिली। इसके अलावा कुछ और कारण थे जिसको हम देखते हैं। उन्होंने मटर के पौधे के अंदर उन लक्षणों को चूज किया, उन लक्षणों का चयन किया जो आसानी से पहचान करने योग्य थे, आसानी से एक दूसरे में विभेदन करने योग्य थे, यानी उनको एक दूसरे से अच्छे से हम पहचान कर सकते, अलग अलग कर सकते हैं। तो क्या कारण था? दूसरा कारण क्या था? मेंडल के द्वारा चूज किए गए 7 लक्षण। मेंडल की अधिकांश सफलता का श्रेय उनके द्वारा अपने प्रयोग के लिए चुने गए मटर के पौधे के 7 लक्षणों को दिया जा सकता है। उन्होंने उन्हीं लक्षणों के जोड़े का चयन किया जो स्पष्ट रूप से विशिष्ट, पहचान योग्य और विपरीत लक्षण वाले अर्थात विपर्यासी थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण था मेंडल की सफलता के पीछे। आप देख सकते हो, यहाँ मैं डायग्राम में दिखा रखा है मटर का पौधा कैसा होता है। यहाँ देख सकते हो, ये यहाँ पे आप देख सकते हो मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, जिसमें एंथर, पुकेंसर और ओवेरी दोनों इसमें उपस्थित होते हैं। दोनों सेक्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उभयलिंगी होता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इनके अंदर पाया जाता है या सेल्फ पॉलिनेशन इनके अंदर पाया जाता है, स्वपरागण जिसको हम कहते हैं। ये मटर का पॉड है, फली है मटर की, जिसके अंदर ये बीज है। मटर का तना, फली, ये फूल है। आगे देखते हैं। यहाँ आपके सामने मेंडल ने कौन कौन से 7 लक्षण चूज किए थे, उनकी एक सारणी आपके सामने है। इसको भी आप याद कर सकते हो। बहुत कम पूछते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेंडल ने 7 लक्षण चूज किए थे। यदि आप डीपली स्टडी करना चाहते हो तो आपको लक्षण का पता होना चाहिए। यहाँ देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं प्लांट हाइट से, पौधे की लंबाई, पहला लक्षण। दूसरा, बीज कोट का रंग या फूल का रंग। मेंडल ने दोनों लक्षणों को एक साथ लिया है क्योंकि ये दोनों लक्षण सह संबंधित थे। यानी बीज कोट का रंग यदि ग्रे है तो फूल का रंग बैंगनी होगा,
और यदि बीज कोट का रंग वाइट है तो फूल का रंग भी वाइट या सफ़ेद होगा। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये सारे प्रभावी लक्षण है और ये सारे अप्रभावी लक्षण है। तीसरे लक्षण की बात करते हैं। पुष्प की स्थिति अक्षीय हो सकती है और अंतस्थ हो सकती है। चौथा लक्षण, सीड कोट का रंग पीला हो सकता है, हरा हो सकता है। ये विशेषक है, ट्रेट है और ये कैरेक्टर है। इनके अंदर क्या अंतर है ये हम पहले चैप्टर में देख चुके हैं। पांचवा लक्षण है, बीज का आकार गोल हो सकता है और झुर्रीदार हो सकता है। फली का रंग हरा हो सकता है और पीला हो सकता है। सातवां लक्षण है, फली का आकार फुलवी हो सकती है और सिकुड़वी हो सकती है। तो यहाँ पे तने की लंबाई, एक तो तने की लंबाई के ऊपर है, एक बीज कोट के ऊपर है, एक पुष्प के ऊपर है, दो बीज के ऊपर है और दो फली के ऊपर है। फली और बीज इनके ऊपर दो दो है, बाकी एक पुष्प के ऊपर है, एक पौधे की लंबाई के ऊपर है और दूसरा बीज कोट का रंग या फूल का रंग है। या आप ऐसे कह सकते हो, फूल के ऊपर दो है, बीज के ऊपर दो है और फली के ऊपर दो लक्षण है और पौधे के तने के ऊपर एक लक्षण है। ऐसे करके 7 लक्षण है। इन्हीं 7 लक्षणों को मेंडल ने चयन किया था क्योंकि ये सारे लक्षण एक दूसरे से आसानी से पहचान करने योग्य है। मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण पर ध्यान केंद्रित किया था, उनकी वंशागति का अध्ययन किया था। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। बाकी वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक साथ कई लक्षणों पर कार्य किया, जिसके कारण उनके परिणाम जटिल थे और वे आनुवंशिक के किसी भी मूलभूत नियमों की खोज करने में समर्थ नहीं हो सके। बाकी समय के वैज्ञानिकों ने एक साथ कई लक्षणों पर कार्य किया। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। नेक्स्ट कारण की ओर चलते हैं। मेंडल एक्सपेरिमेंटल अप्रोच और एनालिसिस मेथड। ये तीसरा कारण है। मेंडल ने अपने निष्कर्षों को अंकगणितीय माध्यम से समझाया था या अपने डेटा को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस द्वारा समझाया था। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। मेंडल ने एक प्रयोगात्मक तरीके को अपनाया था और अपने परिणामों को गणित का उपयोग करते हुए सांख्यिकीय विश्लेषण द्वारा मूल्यांकन किया। दूसरे वैज्ञानिकों के विपरीत उन्होंने संकरण के परिणामों का वर्णन किया। मेंडल ने अपने शुरुआती परिणामों के आधार पर अवधारणाएं प्रस्तुत की तथा अपने अवधारणाओं को परखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संकरण किए। प्रत्येक लक्षण वाली संतानों की संख्या को नोट किया। F1PD और F2PD दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और विभिन्न विशेषकों के अनुपातों की गणना की, यानी कौन कौन से लक्षण के कितने प्लांट है उनकी गणना की, कितने मटर के पौधे वहाँ पे उनको मिले। और अंतिम परिणामों तक पहुँचने से पूर्व लगभग 10 वर्षों तक अनुसंधान करते रहे। ये भी एक महत्वपूर्ण, ये धैर्य, मेंडल के धैर्य का ही परिणाम है कि उनको इतनी बड़ी सफलता मिली। उनको आज हम आनुवंशिकी के पिता के रूप में पहचानते हैं। ये तो मेंडल की सफलता के मुख्य कारण हुए। यहाँ पर हम एक चीज और देखते हैं। मेंडल के हम 7 लक्षणों की बात करते हैं, वो क्या 7 अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित थे? नहीं। मेंडल ने जिन 7 लक्षणों की चर्चा की है वो 7 जीन के द्वारा, जीन युग्म की बात करो तो ज़्यादा बेटर है, 7 जीन युग्म द्वारा निर्धारित होते हैं और वो 7 अलग अलग गुणसूत्रों पे स्थित ना होकर केवल 4 विभिन्न गुणसूत्रों पे स्थित है। ये भी एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। ये हमारे लिए एक नई चीज़ है
हम तो ये मान के चलते हैं कि 7 गुणसूत्रों पे स्थित होते हैं, सातों लक्षण, लेकिन नहीं, वो सिर्फ़ 4 विभिन्न गुणसूत्रों पे स्थित थे। हाँ, मेंडल ने जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट किए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, एकल संकरण की बात करते हैं, तो वहाँ पे अपवाद के रूप में मेंडल को कुछ नहीं प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि एकल संकरण में हम एक लक्षण की बात करते हैं, तो उसका दूसरे लक्षण से संबंध उसमें स्थापित नहीं हो पाता है। अब चाहे वो जीन सेम गुणसूत्र पे हो, चाहे अलग-अलग गुणसूत्रों पे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, जब 2 जीनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। वहाँ पर हमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि वो जीन एक ही गुणसूत्र पे स्थित है या अलग-अलग गुणसूत्रों पे स्थित है, और उन जीनों के बीच में यदि एक गुणसूत्र पे स्थित है, तो कितनी सहलग्नता पाई जाती है। मेंडल इस चीज़ के लिए लकी था, क्योंकि उन्होंने केवल डाई हाइब्रिड में उन्हीं संयोगवश उन्हीं लक्षणों का चयन किया जो अलग-अलग गुणसूत्रों पे स्थित थी। इसलिए हमें ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि मेंडल के जो 7 लक्षण हैं, उनको निर्धारित करने वाली जीनें कितने गुणसूत्रों पे स्थित थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मेंडल का जो प्लांट है, जो पौधा, उसमें टोटल 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 7 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और मेंडल ने जो लक्षण बताए 7, वो 7 जीन युग्म द्वारा कंट्रोल होते हैं, और वो 7 जीन युग्म केवल 4 गुणसूत्रों पे पाई जाती है। मेंडल ने संयोगवश उन्हीं लक्षण युग्मों को द्विसंकरण और त्रिसंकरण के लिए चुना, जिनकी जीन अलग-अलग गुणसूत्रों पे स्थित थी या फिर समान गुणसूत्रों पर एक दूसरे से इतनी दूर थी कि उनके बीच में सहलग्नता 0 थी, या इतनी कम थी कि उनकी वंशागति में या उनके पृथक्करण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो पाई। निसंदेह यदि वो जीनें एक दूसरे के पास स्थित होती, तो मेंडल को अलग प्रकार के परिणाम प्राप्त होते, जो कि जीन की वंशागति वाली अवधारणा का विरोध करते। अतः मेंडल भाग्यशाली था। ये भी एक मेंडल के पक्ष में था। कहते हैं ना, जब आप कोई कार्य मन से करते हो, ईमानदारी से करते हो, तो ईश्वर भी आपके साथ होता है। चलो हम यहाँ पे 7 इनकी उन गुणसूत्रों की बात करते हैं जिनके ऊपर मेंडल के 7 लक्षण या 7 लक्षण को कंट्रोल करने वाली जीन स्थित होती है। पौधे की लंबाई और पुष्प की स्थिति और फली का रंग, ये तीनों गुणसूत्र नंबर 4 पर स्थित होते हैं, यानी इन लक्षणों को कंट्रोल करने वाली जीन गुणसूत्र नंबर 4 पर स्थित होती है। बीज कोट का रंग और बीज का रंग, ये दोनों पहले गुणसूत्र पे स्थित होती है। बीज का आकार को कंट्रोल करने वाली जीन 7वें गुणसूत्र पे स्थित होती है। फली का आकार को कंट्रोल करने वाली 5वें गुणसूत्र पे स्थित होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 4 प्रकार के, पहला, चौथा, 5वां और 7वां गुणसूत्र, यही 4 गुणसूत्र हैं जिनके ऊपर मेंडल की जीनें स्थित थी। यहाँ पे मैं एक चीज बता चुका हूँ, जो सीड कोड का कलर है वो फूल के रंग के साथ सहसंबंधित था। कई पेपर में, कई बुक्स में कुछ वैज्ञानिक सीड कोट को 7वें कलर के रूप में प्रयुक्त करते हैं, और कुछ वैज्ञानिक फूल के रंग को 7वें कलर के रूप में, 7वें लक्षण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इसलिए दोनों ही सही है, आपको इस चीज के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं मेंडल के नियमों की। आपको जानकर हैरानी होगी, मेंडल के जिन नियमों को आज हम आधुनिक रूप में पढ़ते हैं, वो वास्तव में मेंडल के मूलभूत पेपर, जो कि 1866 में प्रकाशित हुआ था, में उपस्थित नहीं थे।
परंतु मेंडल की अवधारणा के आधार पर समय के साथ नियमों में परिणत हुए। है ना ये हैरानी की बात? जो आज हम मेंडल के नियमों का स्वरूप पढ़ते हैं, नियमों के रूप में पढ़ते हैं, वो वास्तव में मेंडल के पेपर में नहीं थे। मेंडल ने जो अपने निष्कर्ष निकाले, जो अवधारणाएं दी, वो आगे चल के समय के साथ वैज्ञानिकों द्वारा नियमों में परिणत कर दी गई। मेंडल के पृथक्करण के नियम की बात करते हैं। ये उस अवधारणा से हुआ है जो मेंडल के मूलभूत पेपर में उपस्थित थी, जिसके द्वारा उन्होंने संकरण पर अपने डेटा को समझाया था। स्वतंत्र अफ्यून का नियम मेंडल के शोध पेपर में घूर्णीय रूप में उपस्थित था, एम्ब्रियोनिक फॉर्म में वो प्रेजेंट था। प्रभाविता का नियम ये एक मिथ्या नाम है, ये सिर्फ ह्यूगो डी ब्रीज द्वारा मेंडल के पेपर से निकाली गई मान्यताएं थी। यहाँ पे मैंने प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम नहीं लिखा है, क्योंकि यदि आप नेट पे सर्च करोगे, मेंडल ने, पहली बात तो मेंडल ने ये नियम इस स्वरूप में नहीं दिए थे। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम हम देखते हैं, या प्रभावता का नियम देखते हैं, स्वतंत्र अप्यूहन का नियम देखते हैं, पृथक्करण का नियम देखते हैं, तो मेंडल ने इस प्रकार अपने पेपर में इनका जिक्र नहीं किया था। और ये प्रथम नियम हम प्रभाविता का नियम कर रहे हैं, नहीं। कुछ पेपर में स्वतंत्र अप्यूहन को प्रथम नियम के रूप में बताया गया है, कुछ वैज्ञानिकों ने प्रभाविता का नियम को प्रथम नियम के रूप में बताया। इसलिए आपको याद इतना करना है, ये प्रभाविता का नियम है, ये स्वतंत्र अप्यूहन का नियम है, ये पृथक्करण का नियम है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय के हिसाब से मत याद कीजिएगा। तो हम प्रभाविता के नियम की बात करते हैं। ये मैं बता चुका हूँ कि ये मेंडल के पेपर में प्रेजेंट नहीं था, ये केवल एक ह्यूगो डी ब्रीज द्वारा मेंडल के पेपर से निकाली गई अवधारणा है। ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये हर स्थिति में लागू नहीं होता है। ये नियम क्या कहता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। इंग्लिश में यदि बात करें हम, समटाइम्स वन जीन या एलील ऑफ ए पेयर मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ ए सेकेंड जीन ऑफ द सेम पेयर एंड इट अप्लाइज ओनली इन हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑफ दैट जीन पेयर। ये बहुत ही शानदार परिभाषा है, जो सारी कंसेप्ट का निचोड़ है। हिंदी में इसको हम देखते हैं, जिसको इंग्लिश में नहीं समझ में आता है। कभी कभी एक युग्म की एक जीन या एलील उसी युग्म की दूसरी जीन के एक्सप्रेशन को दबा देती है, तथा ये सिर्फ उसी जीन युग्म की विषम युग्मजीय अवस्था में ही लागू होता है। एक एलील जो विषम युग्मजीय अवस्था में अपने लक्षण को प्रकट करता है, प्रभावी एलील कहलाता है, और जिसका लक्षण दबा दिया जाता है, वो अप्रभावी एलील कहलाता है। इस नियम को हम मेंडल के एकल संकर संकरण से समझा सकते हैं, जिसमें केवल एक लक्षण को लेकर अध्ययन किया जाता है। हम ये पढ़ चुके हैं कि जीन विपरीत जीन अल्टरनेटिव फॉर्म में या वैकल्पिक रूप में पाई जाती है, जिनको हम एलील कहते हैं, और एक द्विगुणित कोशिका में एक जीन की दो कॉपी पाई जाती है, जिनको हम एलील कहते हैं। उन्हीं एलील की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो वो जीन युग्म किसी लक्षण को कंट्रोल करते हैं, जैसे एक जीन युग्म है, पौधे की लंबाई को कंट्रोल करने वाला एक जीन युग्म है, उसमें दो एलील है। एक एलील दूसरे एलील के लक्षण को दबा देता है विषम युग्मजीय अवस्था में। प्रभाविता का नियम ये कहता है, अवस्था कौन सी होनी चाहिए? विषम युग्मजीय। समयुग्मजीय अवस्था में तो दोनों समान होंगे, तो दबाएगा कहाँ से? वही ना, पता तभी चलेगा ना जब दोनों एक साथ आएंगे। किसी की ताकत का पता कब चलता है? जब वो लड़ेंगे आपस में। तो यहाँ पर दोनों एलील एक साथ आएंगे, तभी हम पता लगा पाएंगे कि कौन सा एलील
डोमिनेंट प्रभावी है और कौन सा एलील अप्रभावी है। ये प्रभाविता का नियम है। इसको हम एकल संकरण से समझा सकते हैं। देखते हैं क्या होता है, क्या करता मेंडल ने क्या किया था। एकल संकरण में मेंडल ने क्या क्या किया था। यहाँ आप डायग्राम देख सकते हो, ये डायग्राम मैंने खुद बनाया है। यहाँ आप देख सकते हो, आपको पता है मटर का पौधा उभयलिंगी होता है, उसमें पुंकेसर और ओवेरी दोनों होते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैं बात करूँ पौधे की लंबाई की बात करूँ, मेंडल ने पौधे की ऊंचाई कैसे बढ़ती है, कैसे वंशागत होती है, उस पर अध्ययन करने के लिए एक किस्म के पुंकेसर को हटाकर अगले चरण में दूसरे किस्म के परागकणों को पहली किस्म जिसमें से पुंकेसर को उठाया है कि स्टिग्मा के ऊपर स्थानांतरित कर दिए, हम ये देख चुके हैं। अब अगली स्टेप में अगले वर्ष मेंडल ने F1 पीढ़ी प्राप्त की, जिसमें सारे लंबे पौधे प्राप्त हुए। मेंडल ने क्या किया, लंबे पौधे और बौने पौधे, लंबे पौधे लिए, बौने पौधे लिए, इनके बीच में आपस में संकरण कराया, तो सारे के सारे लंबे पौधे प्राप्त हुए F1 पीढ़ी में। और उन्हीं F1 पीढ़ी को आगे चल के उन्होंने क्या किया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने दिया, उनके बीच में स्व परागण की क्रिया होने दी, जिसके कारण F2 पीढ़ी प्राप्त हुई और जिनके बीच में लगभग 3:1 रेशियो के रूप में पौधे प्राप्त हुए। 3:1 लंबे और बौने पौधों के बीच में पाया गया। इसको हम डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। ये सारी जो डिटेल है उसको यदि डायग्राम से पढ़ेंगे हम तो आप लोगों के ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये लंबा पौधा है, ये बौना पौधा है। लंबा पौधे का क्या जीनोटाइप हो गया, टी और टी, क्योंकि ये द्विगुणित कोशिका है, इसलिए एक जीन के दो एलील पाए जाते हैं। ये दो गुणसूत्र, एक गुणसूत्र मैंने यहाँ पे दिखाए है, आप इसी से कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैंने गुणसूत्र यहाँ पर दिखाए हैं, क्योंकि एक द्विगुणित कोशिका में एक जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं समान प्रकार के। जैसे मटर के पौधे में 7 जोड़ी पाए जाते हैं, तो वो जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सामने, ये भी जोड़ी के रूप में है। ये बौने पौधे हैं, शुद्ध बौने पौधे, जिसका जीनोटाइप क्या है, टी और टी, स्मॉल टी टी। पहले क्या होता है, युग्मक बनते हैं, गैमीट बनते हैं म्यूसिस के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, जिसके कारण एक हैप्लॉइड कोशिका प्राप्त होती है। समान प्रकार की हैप्लॉइड कोशिका प्राप्त होती है। यदि अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती है, 4 कोशिकाएं बनती है। वो समान प्रकार की होती है, इसलिए मैंने सिर्फ एक यहाँ पे दिखाई है। उनका जो जीनोटाइप वो क्या होता है, टी होता है। लंबे पौधे वाले का कैपिटल टी होता है और स्मॉल पौधे वाले का स्मॉल टी होता है। जब जाइगोट बनता है तब दोनों पेरेंट से एलील मिलते हैं और मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट हमारे पास क्या प्राप्त होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो पीढ़ी प्राप्त होती है वो कैसी प्राप्त होती है, लंबे पौधे। सारे के सारे हमें लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, ये आप सब लोग पढ़ चुके हैं। जब हम इनके बीच में स्व परागण की क्रिया करवाते हैं तब हमारे पास जो युग्मक होते हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये यहाँ पे पुनेट स्क्वायर है, पुनेट ने दिया था, जिसके द्वारा हम इसको समझा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास F2 पीढ़ी में 3 तो लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और 1 बौना पौधा प्राप्त होता है। ये 3 और 1 ये संख्या नहीं है, अनुपात है, और संख्या एक्चुअल में अलग थी। मेंडल जो प्राप्त की थी वो रेशियो निकाला गया है यहाँ पे, ये यहाँ पे रेशियो निकाला गया है। यदि हम फिनोटाइप की बात करें, ये बता चुका हूँ फिनोटाइप क्या होता है, वो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 3:1। और जीनोटाइप की बात करें तो हमारे पास 1:1 प्राप्त होता है। ये एकल संकरण है जिसके द्वारा हम
मेंडल के प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम समझा सकते हैं। आगे चलते हैं। जब प्रभावी और अप्रभावी एलील एक साथ उपस्थित होते हैं विषम युग्मीय अवस्था में, तब F1PD में प्रभावी एलील का प्रभाव प्रदर्शित नहीं हो पाता है। अप्रभावी एलील का प्रभाव प्रदर्शित नहीं हो पाता है। प्रभाविता का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष था जिसको मेंडल ने एक अवधारणा के रूप में एकल संकर संकरण से प्राप्त किया था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रभाविता का नियम है, वो वास्तव में सभी अवस्थाओं में लागू नहीं होता है। कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है जिससे सह-प्रभाविता होती है, अपूर्ण प्रभाविता होती है। हालांकि मेंडल ने सह-प्रभाविता का जिक्र किया था। एक जगह मेंडल ने एक 7वां लक्षण लिया था, आपको पता होगा। मेंडल ने एक 8वां लक्षण यूज किया था, फ्लोवरिंग टाइम। लेकिन मेंडल ने उनके ऊपर कार्य पूर्ण नहीं किया था और उस लक्षण का जो निष्कर्ष मिला, जो परिणाम मेंडल को मिला, वो बाकी लक्षणों के अनुसार नहीं था। इसलिए उन्होंने प्रकाशित नहीं किया उस लक्षणों के निष्कर्षों को। यदि वो प्रकाशित करते, क्योंकि वो लक्षण वो उन जीनों के बीच सहलग्नता पाई गई जिसके कारण वो अलग प्रकार के रेशियो मिले, इसलिए मेंडल ने उन लक्षणों को प्रकाशित नहीं किया। यहाँ पे हम अगले नियम की बात करते हैं, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये भी काफी महत्वपूर्ण नियम है और मेंडल के नियमों में यही एक ऐसा नियम है जो हर परिस्थिति में लागू होता है, यानी सार्वभौमिक सत्य है, ये सार्वभौमिक नियम है। देखते हैं क्या कहता है ये नियम। प्रत्येक द्विगुणित जीव में किसी भी एक विशेष लक्षण के लिए सामान्यतः 2 एलील पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें से एक मात्रक भाग से तथा दूसरा पैतृक भाग से वंशागत होता है। ये भी आप सबको पता है। युग्मक निर्माण के दौरान ये दोनों एलील एक दूसरे से पृथक होते हैं तथा प्रत्येक युग्मक में एक एक एलील जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब युग्मकों का निर्माण होता है तब ये दोनों एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में एक एक एलील जाता है। इसके अलावा ये एलील प्रत्येक युग्मक में समान प्रायिकता या अनुपात के साथ पृथक होते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, मतलब इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है कौन से युग्मक में कौन सा एलील जाएगा, ये रैंडमली जाते हैं लेकिन समान प्रकार से जाते हैं। किसी भी युग्मक में कोई सा भी एलील जा सकता है लेकिन जो बंटवारा होता है वो समान होता है। हाँ, किसी के साथ कोई सा भी जा सकता है। ये पृथक्करण का नियम है या युग्मकों की शुद्धता का नियम है। इसको भी हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस से समझा सकते हैं। जब मेंडल का तृतीय नियम पढ़ेंगे तो उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस से समझाएंगे, स्वतंत्र अपयून का नियम, जिसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस से समझेंगे। यहाँ पर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को नहीं देखेंगे अभी। जब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसका वीडियो का, तब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, मेंडल का तृतीय नियम देखेंगे और बाकी की जो कंसेप्ट है बच्चे वो हम देखेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही पार्ट पढ़ेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।